हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो चलिए बेटा जी, आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आए। आज हम इसमें पढ़ेंगे टॉपिक एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हाइड्रोस्फेयर पढ़ लिया है, ओशियंस के बारे में पढ़ लिया है, कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिया है और लिथोस्फेयर पढ़ लिया है। अब है एटमॉस्फेयर। सो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है? एक गैसेस की लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट। ये जो पतली सी जो एयर की ब्लैंकेट टाइप की लेयर है, ये क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अटूट भाग है हमारे प्लैनेट का। It provides us with the air we breathe and protects us from the harmful effect of sun's rays. ये क्या करती है? ये हमें फ्रेश एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, एयर वो देती है, वो प्रदान करती है। और जहाँ हम लोग रहते हैं, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पर जो सूर्य की हार्मफुल रेज होती हैं उनसे भी हमको बचाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। And the atmosphere is divided into 5 layers based on composition. और ये जो लेयर है वो क्या है? जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो 5 लेयर्स में डिवाइड है, मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। क्या क्या किस किस बेस पर? वहाँ के कंपोजिशन के बेस पर, टेम्परेचर के बेस पर और भी दूसरे प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बेस पर हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड है। These layers starting from Earth's surface are called the troposphere. अब आपको बिल्कुल साइड में यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये इस पिक्चर में से हम देखकर समझेंगे। ओके, तो जो अर्थ से स्टार्ट करते हैं, अर्थ की जो लेयर से स्टार्ट करते हैं हम, वहाँ से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले क्या है? हमारी ट्रोपोस्फेयर। देखो सबसे पहले कौन सी आती है? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन मेसोस्फेयर, आफ्टर दैट थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में हमारी डिवाइड हो गया एटमॉस्फेयर। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen. हमारे जो एटमॉस्फेयर में मेनली कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, और जो कि साफ और बिल्कुल ड्राई एयर का 99% भाग होता है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइज ये 1% होती हैं बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में ऑक्सीजन इज द ब्रीथ of life while nitrogen helps in the growth of living organism.
ऑक्सीजन हमें किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है? सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। और जबकि नाइट्रोजन किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी मीन्स ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन minute amount is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है हमारी। क्यों? ये बहुत कम रेशो में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यह अर्थ के द्वारा जो हमारी हीट जो छोड़ती है, अर्थ गर्मी जो छोड़ती है, अर्थ उसे एब्जॉर्ब करती है, उसके रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो गर्म रहती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, जो डेंसिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर की वो भी क्या है, अलग अलग है, भिन्न है। ठीक है, उसमें भी वेरीज हैं। ठीक है, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जैसे हमने अभी पहले पीछे पढ़ा कि जो हाइट के साथ साथ क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी है वो भिन्न होती जाती है, अलग अलग होती है। और ये जो डेंसिटी है जो वो सी लेवल पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं वैसे वैसे ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, तेज़ी से घटती जाती है। क्लियर? मतलब जहाँ समुद्र है वहाँ पर तो ये डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ आते जाएंगे, पहाड़ों की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, कि ये कैसे हमें पता चलता है? जैसे हम जानते हैं कि जब पहाड़ों पर जो होते हैं, पहाड़ों पर क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो उनको हवा की जो डेंसिटी होती है उसकी कमी होने के कारण क्या होता है, उन्हें ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में कठिनाई होती है। They have to carry with them oxygen cylinder to be able to breathe at high altitudes. इसलिए वो क्या करते हैं, जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो ऊंचाई पर जाने के लिए, वहाँ पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या रखना पड़ता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ता है, जिससे कि वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम ना हो सांस लेने में। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी डिक्रीज होता है, कम होता जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो अर्थ पर क्या डालता है, प्रेशर डालता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और यह एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा। सम एरियाज एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। ठीक है, कहीं पर अधिक होगा, कहीं पर कम लो प्रेशर हम महसूस होगा। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और एयर जो होती है वो कैसे कैसे बहती है, मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। जो धीरे धीरे हवा चलती है उसे हम विंड कहते हैं। और कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है।
नाउ बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, बायोस्फीयर जिस पर हमारा लाइफ है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जो बायोस्फीयर है वो क्या है, लैंड, वाटर, एयर, इनके बीच का एक बहुत ही नैरो जोन यानी बहुत ही सीमित भाग है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट। ठीक, क्या है, ये बहुत ही सीमित भाग है और यह वह भाग है जहाँ पर लाइफ मौजूद है। ठीक है, लाइफ क्या है, हो सकती है। ये प्लैनेट जो है बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। एग्जिस्ट देयर आर सेवरल species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे क्या रहते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि माइक्रोब्स यानी बहुत छोटे छोटे जीवों से लेकर बैक्टीरिया से लेकर टू ह्यूज मैमल, बहुत बड़े बड़े मैमल्स के आकार के पाए जाते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के, छोटे से छोटा भी, बड़े से बड़ा भी, मैमल हो या बैक्टीरिया हो, माइक्रोब्स हो, सब यहाँ पाए जाते हैं। All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival। और जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी मिलाकर जितने भी यहाँ पर प्राणी हैं, जितने भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सभी जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एटमॉस्फेयर में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, मतलब मिलकर ही रह पाते हैं। चेन होती है, आपने फूड चेन वगैरह पढ़ा होगा साइंस में। The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom। ठीक है, अब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर का में जो ऑर्गेनिज्म है वो दो, मतलब मेन दो पार्ट में बांटा गया है। एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम में। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other। ठीक है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर है उसमें ऑर्गेनिज्म को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। एक है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम। क्लियर। अब जो अर्थ है, अर्थ के 3 डोमेन्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर, आपस में क्रिया करते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में इफेक्ट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी है ना, फॉरेस्ट में से लकड़ी है, खेत है, खेती के लिए है, और भी अपनी ज़रूरतों के लिए हमारे को क्या पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है जगह की, तो हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट लेते हैं और वहाँ पर अपनी ज़रूरतों के लिए हम काट लेते हैं। और क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जैसे कि मैंने बताया उसके लिए हम जगह साफ कर लेते हैं, यानी जंगलों को काट लेते हैं। मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। ठीक है, जो इस तरह से काटते हैं एग्रीकल्चर वगैरह के लिए, तो इससे क्या होता है, लीड टू फास्ट रिमूवल सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। तो स्लोप्स के भाग में मिट्टी जो होती है वो उसका कटाव क्या होता है, तेजी से होने लगता है, फास्ट रिमूव होने लगती है सॉइल वहां से। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमाइटीज लाइक अर्थक्वेक।
इसी प्रकार जैसे क्या होती हैं नेचुरल कैलामाइटीज जो होती हैं, जैसे भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, इससे भी क्या होता है, हमारे अर्थ के सरफेस में चेंज हो जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। जैसे कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, सुनामी के कारण अंडमान निकोबार आइलैंड में आई थी, है ना। पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर, है ना। तो जो सुनामी आई थी उसके कारण क्या हुआ था, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड थे उनके कुछ भाग क्या हुआ था, पानी में डूब गए थे। ओके, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. झील हैं, है ना, लेक्स हैं, हमारे रिवर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अनस्वीटेबल चीज़ें जो उसमें फेंक देते हैं, जैसे कुछ भी कारण से फेंक देते हैं, कूड़ा करकट, पॉलीथीन, फूल, पत्तियाँ, इस तरह से क्या करते हैं हम उसमें फेंक कर अपनी रिवर्स को, अपनी लेक्स को गंदा कर लेते हैं, और ये हमारे यूज़ के लायक नहीं रहती हैं। और ये क्या करते हैं, पानी को, जो इसमें पानी के अंदर जो भी दूसरे एनिमल्स रहते हैं, जैसे फिश हैं, और भी एनिमल्स रहते हैं, और भी पेड़ पौधे रहते हैं, उनको, उनके लाइफ को भी हम डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यमुना, गंगा नदी, इन सबको क्या कहते हैं कि साफ़ करो, इनको साफ़ रखिए। सरकार भी हमारी उस पे काम करती है, लेकिन जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक ये चीज़ें साफ़ नहीं हो पाती हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, अब देखिए इंडस्ट्रीज़ का, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूशन और द एयर, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स हैं और व्हीकल्स हैं, ये सभी, इनसे जितने भी वो निकलती हैं पोल्यूटेड चीज़ें, वो क्या करती हैं, हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, घटक है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, कहते हैं ना। तो अगर वो एक्सेस अमाउंट पे होगा, CO2 इंक्रीज होता जाएगा, ये बढ़ती जाएगी इसकी मात्रा, तो क्या होगा, हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर कहते हैं, तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और इससे क्या होगा, हमारे ये चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं उसमें चेंज हो जाएगी। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। इसलिए किस किस में, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा, जिससे जो हमारे अर्थ के रिसोर्सेज हैं, कि जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड उसमें एरिया में हमें यूज़ करना पड़ेगा। एक तो वैसे ही लिमिटेड चीज़ है, लेकिन हम उनको एक्सेस में यूज़ करेंगे तो ये क्या होंगे, जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। हम अपने नेचर को नहीं संभाल कर रखेंगे तो ये क्या होगी, ये हमसे फिर बदला भी लेते हैं। इसलिए अपने नेचर को साफ सुथरा और अच्छा रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।